ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आप ही का स्वागत है। प्यारे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस कराने के लिए जो मोटिवेट करने का आपका सिलसिला है, इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये प्यारे जारी रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत समय न लेते हुए, समय बड़ा कीमती है। जिसने समय का साथ नहीं दिया, तो समय ने भी जब उसका साथ छोड़ा तो आप जानते ही क्या होता है। तो प्यारे, समय की कीमत समझो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। पोटेंशियल एनर्जी इज द यूनिवर्सल ट्रुथ भाई। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड stored as a gravitational potential energy, gravitational potential energy। तो देखें, यही यहां लिखा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। तो यहां पर जो है, पहले यहां आते हैं, थिकनेस थोड़ा और बढ़ाते हैं, शेप पे, और शेप का सेंटर पता चलता है। अब ये आपकी अपनी अर्थ है, क्या है, अर्थ है, और इसके सेंटर से एक लाइन ले रहा है। ठीक, वापस आते हैं, कलर चेंज करते हैं पेन का। हाँ देखें, हम आपने ये एज्यूम कर रखा था कि जो अर्थ है वो नंबर ऑफ कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल से फॉर्म है। किससे फॉर्म है? नंबर ऑफ कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल से फॉर्म है क्या? आपकी अर्थ। ठीक है, और स्फेरिकल सेल के बारे में आप जानते हैं कि स्फेरिकल सेल के बाहर यदि ऑब्जेक्ट है तो सेल उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचती है, और जब वो फोर्स लगाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे सेल का मास कहां पे है? सेंटर पे। लेकिन यदि वही ऑब्जेक्ट सेल के अंदर है तो सेल उस पर कोई फोर्स नहीं लगाती है। इसे हम न्यूटन्स सेल थ्योरम के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम अच्छे से बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है, हर सेल का मास कंसंट्रेट रहता है कहां पे? सेंटर पर। इसका मतलब पूरे पूरे अर्थ का भी मास कहां पे कंसंट्रेट रहेगा? सेंटर। ठीक है, और अर्थ की रेडियस, अर्थ की रेडियस हो गई आर ई। क्या हो गई? आर ई हो गई अर्थ की रेडियस। और अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है जहां पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी से लेके चलते हैं, और मान लो वहां से लेके चल के आप यहां तक पहुंच चुके हैं ऑब्जेक्ट को लेके। और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? उसका मास है m सफिक्स 0। इस समय ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है, अर्थ के सेंटर से यक्स पोजीशन पे है, यक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, अब अर्थ का सेंटर को ही अब रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, क्योंकि पूरे पूरे अर्थ का मास वहीं कंसंट्रेट आप अज्यूम कर रहे हैं और प्रूव भी कर चुके हैं, तो यहां से माने। अब यहां जब ऑब्जेक्ट होगा तो इस पर एक फोर्स लगाएगी अर्थ। अब वो होगा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स होगा कितना? जी एम ई एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन एक्स स्क्वायर। और वर्क डन, अब इन्फिनिटी से अर्थ की ओर लाने में तो वर्क डन है नहीं, क्योंकि अर्थ खुद ही अट्रैक्ट करेगी, वो चला ही आएगा। तो वर्क डन के लिए मामला आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता है।
और एक्सटर्नल फोर्स और इनका दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम ही रहता है। ठीक, ये हो गया। अब dx जब अज्यूम करेंगे तो इधर ही अज्यूम करेंगे। अब आपके मन में ये हो सकता है कि चल तो हम रहे हैं इन्फिनिटी से, चल तो रहे हैं इन्फिनिटी से अर्थ की ओर, अब आप dx उधर क्यों मान रहे हैं? देखें, हमको अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में हमको ये बताना है कि किस पोजीशन पर क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोजीशन वेक्टर के लिए रेफरेंस पॉइंट आप अर्थ के सेंटर को अज्यूम कर रखे हैं, तो अर्थ के सेंटर से ही पोजीशन की बात होगी, अर्थ के सेंटर से ही पोजीशन की बात होगी, इसलिए dx आप इधर मान रहे हैं। यदि आप इधर मानना भी चाहते हैं तो माइनस dx लिखें। ठीक है, आप कहेंगे सर आ तो इन्फिनिटी से रहे हैं p पर, तो हम लिमिट लिखते समय x की लिख देंगे इन्फिनिटी टू r, हम आ जाएंगे उधर सीधे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब देखें, आपको याद होगा कि आप डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स था। डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर। या इसे आप लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू W एक्सटर्नल। क्यों लिख सकते हैं? आप देखें FCF और F एक्सटर्नल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका सीधा सा मतलब है कि नेगेटिव ऑफ WCF बराबर होगा किसके? W एक्सटर्नल। W एक्सटर्नल पॉजिटिव, क्योंकि dx और इसमें एंगल 0 cos 0 1 आएगा पॉजिटिव, और FCF और dx के बीच में एंगल 180 होगा, cos 180 माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस लिखा। ठीक है, अब ये जो फोर्स है आपका वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप नजदीक आएंगे अर्थ के तो x कम होगा, दूर जाएंगे तो x बढ़ेगा, x बदल रहा है, फोर्स वेरिएबल है। इसका मतलब वर्क डन जब आप निकालेंगे तो वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स का लॉजिक लगेगा यहाँ पर। तो मेरे प्यारे ये हो जाएगा आपका du इज इक्वल टू माइनस dw और cf। ये हो जाएगा आपका du इज इक्वल टू माइनस fcf dx cos 180। क्यों? क्योंकि FCF और dx में एंगल कितना बन रहा है? 180, तो cos 180 लिखेंगे मेरे प्यारे। तो यहां से आपका du इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस FCF की जगह पे आप क्या लिखेंगे? G me m नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dx cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। FCF की जगह में क्यों ये लिख रहे हैं? आप देख ही रहे हैं, यहाँ लिखा है, तो आप चाहें तो यहाँ भी रीजन में लिख दें FCF इज इक्वल टू G me m नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन हो गया 0 से u, और यहां पर जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और G me m नॉट कांस्टेंट होगा, बाहर चला आएगा, अंदर बचेगा 1 अपान एक्स स्क्वायर dx। विदाउट लिमिट हम लोग इंटीग्रेशन करते नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट करेंगे तो हमको कांस्टेंट वगैरह ऐड करना पड़ेगा। तो जरा देखो x का वेरिएशन, x पहले क्या था? इन्फिनिटी था, अब कम होते होते कितना होने वाला है? r, क्योंकि आपको p पे आके रुक जाना है, तो ये इन्फिनिटी टू r मामला हो जाएगा। कहां से कहां? इन्फिनिटी टू r। अब 1 अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो मेरे प्यारे इंटीग्रेशन का फार्मूला आप पढ़ रखे हैं, एक्स की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। वैसे प्लस सी भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ विद इन लिमिट है। अभी 1 अपान एक्स स्क्वायर dx में फार्मूला अप्लाई करने की सिचुएशन में नहीं है, लेकिन 1 अपान एक्स स्क्वायर को आप x की पावर -2 लिख दें तो अब फार्मूला लग जाएगा।
n के प्लेस पे -2 है तो x की पावर हो जाएगा -2 + 1 अपान -2 + 1, ये प्यारे हो जाएगा x पावर -1 अपान -1 या -x की पावर -1 या -1 अपान x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy y होता है, इंटीग्रेशन ऑफ du u होगा। इंटीग्रेशन ऑफ du u हो गया 0 से u g me m नॉट, और यहाँ हो जाएगा आपका -1 अपान x इन्फिनिटी से r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, और यहां हो जाएगा आपका, यहां आपका हो जाएगा क्या, जी एम ई एम नॉट, जी एम ई एम नॉट, और ये हो जाएगा आपका -1 अपान आर, एक बार अपर लिमिट लिखेंगे वेरिएबल की जगह पे, और फिर -1 अपान इन्फिनिटी लोअर लिमिट, और समथिंग अपान इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये आ जाएगा आपका u इज इक्वल टू -g एम ई एम नॉट अपान आर। ठीक है, और इसको आप राउंड कर दें, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। ठीक है, ठीक। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर हम तो 9th में थे तो mgh पढ़े थे, क्या पढ़े थे, mgh, और आप अभी ला दिए हैं gme m नॉट अपान आर, वो भी माइनस के साथ। ठीक है, तो जरा देखें इसको, हम लोग समझते हैं मामला क्या है। तो पहले तो ये आप जाने कि हमें ये भी पढ़ रखा है कि जैसे जैसे हमारे सरफेस से ऊपर जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जैसे जैसे अर्थ सरफेस से नीचे आते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। पहले हमको समझना होगा कि ऊपर क्या होता है या नीचे क्या होता है। अभी हम आपसे पूछें वर्टिकल डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन है, जैसे हम खड़े होते हैं हमारी एलांग लाइन खींच दिया जाए तो वर्टिकल डायरेक्शन है, और जैसे हम सोते हैं स्लीपिंग लाइन, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। लेकिन प्यारे जब आप छोटे थे, जब आपकी समझ उतनी ज्यादा नहीं थी, तब ये डिफिनेशन थी मेरे प्यारे। ठीक है, अब तो आप जान चुके हैं कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचती है। ठीक है, न्यूटन सेल थ्योरम वगैरह सब लगा के आप इस बात समझ चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचती है। अब कोई कंकड़ उठाओ, उसको ऐसे छोड़ दो आप और फ्री गिरने दो उसको, तो जैसे आप खड़े हैं उस लाइन के पैरेलल वो कंकड़ गिरेगा। इसका मतलब कंकड़ के गिरने की जो डायरेक्शन है, जिस पाथ पे वो चल रहा है, वो वर्टिकल डायरेक्शन है। अब अभी रास्ता खाली होता तो वो कंकड़ कहां से जाता, अर्थ के, कहां से जाता, अर्थ के सेंटर से जाता। कहां से जाता, क्योंकि अर्थ उस कंकड़ को अपने सेंटर की ओर खींच रही है। इसका मतलब दैट लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द अर्थ नोन एज वर्टिकल डायरेक्शन, दैट लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द अर्थ नोन एज वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, अब ये मान लो आपकी अर्थ है, क्या है, अर्थ है। अब आप जरा ध्यान दें, अब देखिए जरा, ऐसी लाइन जो कहां से जाएगी, अर्थ के सेंटर से जाएगी, ऐसी लाइन जो अर्थ के सेंटर से जाएगी उसे हम कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन बोलेंगे। कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन। इसका मतलब ये लाइन जो है आपकी अर्थ के सेंटर से जा रही तो वर्टिकल डायरेक्शन है, ये लाइन भी अर्थ के सेंटर से जा रही है, वर्टिकल डायरेक्शन है, ये लाइन भी अर्थ के सेंटर से जा रही है, वर्टिकल डायरेक्शन है, ये लाइन भी अर्थ के सेंटर से जा रही है, वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, अब जो है आपसे जब कहा जाए कि वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आप टुवर्ड सेंटर देखेंगे, वर्टिकली अपवर्ड अवे फ्रॉम सेंटर देखेंगे।
इसका मतलब टुवर्ड सेंटर जब हम ड्रा कोई एरो बनाएंगे तो वो डाउनवर्ड शो करेगा, अवे फ्रॉम अपवर्ड शो करेगा। टुवर्ड सेंटर डाउनवर्ड, अवे फ्रॉम सेंटर अपवर्ड, 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 टुवर्ड सेंटर डाउनवर्ड, अवे फ्रॉम सेंटर अपवर्ड। ठीक है, और यही मामला यहाँ भी, ये डाउनवर्ड होगा, ये अपवर्ड होगा। अब यहाँ जो कंट्री होगी यहाँ, उसके लिए अपवर्ड इधर है, यहाँ जो कंट्री होगी उसके लिए अपवर्ड इधर है, यहाँ जो कंट्री होगी उसके लिए अपवर्ड इधर है, यहाँ जो कंट्री होगी उसके लिए अपवर्ड इधर है, यहाँ जो कंट्री है उसके लिए अपवर्ड इधर है, यहाँ जो कंट्री है उसके लिए अपवर्ड इधर है, यहाँ जो कंट्री है उसके लिए अपवर्ड इस तरफ है। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, आप जो स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन रट रखे थे उसके हिसाब से तो ये वर्टिकल डायरेक्शन होती और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती, वर्टिकल डायरेक्शन जो नॉर्मल होती, फिर ये सब कंट्री वालों का वर्टिकल कहाँ जाता भाई। ठीक है, तो डिफिनेशन वो भी सही थी, डिफिनेशन ये भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है क्योंकि आपके सामने ग्लोब भी रख दिया जाएगा तो आप बता सकेंगे। अब एक हंसी की बात यहीं पे देख लेते हैं, जब हम कभी फंसते हैं तो बोलते हैं कि सब ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला मतलब भगवान। तो जरा देखो, इनका ऊपर वाला इधर है, 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 इनका ऊपर वाला इधर। तो भैया हो किसी ऊपर किसी गोले पे बस ढूंढने लगा कि वो यहाँ पे है, कहाँ पे है, नहीं मिला, भगवान भगवान नहीं होता है, ये साइंस वाले इनकी डांट डांट। बेटा ध्यान दे, ये यहाँ सीधा सीधा कहा जा रहा है कि ऊपर चारों तरफ है, इसका मतलब गॉड लिव्स एवरीवेयर, हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, गॉड लिव्स एवरीवेयर, यहाँ इंडिकेशन है मेरे प्यारे, ये ध्यान दें। तो हमारे ख्याल से वर्टिकल और डाउनवर्ड डायरेक्शन आप समझ गए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे ये आपकी अपनी अर्थ है, ये क्या है, आपकी अपनी अर्थ है, और इससे जब इधर जाएंगे तो हम अपवर्ड बोलेंगे, इधर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड बोलेंगे। ठीक, अब अभी अभी आप फार्मूला पढ़ के आए हैं, u इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम नॉट अपॉन आर, माइनस जी एम ई एम नॉट अपॉन आर, ये फार्मूला पढ़ के आए हैं आप। अब आप जरा देखें, अब यहां देखा जाए तो ये जो आर रहता था ये अर्थ के सेंटर से मेजर किया जाता था क्योंकि यम यहां रहता था, और यम नॉट मान लो यहां पर है, तो ये डिस्टेंस ही आर होती थी इस फार्मूले में जो भी आप डिराइव किए। इसका मतलब जब आप वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे तो आर बढ़ेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगे तो आर कम होगा। ठीक है, जब आप अपवर्ड जा रहे होंगे तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। भाई यहाँ तो आपको देखने से क्या लग रहा है, इनवर्सली लग रहा है। ठीक है ना, लेकिन आपको ये बताया गया है कि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, नीचे आते हैं तो कम होती है, लेकिन यहाँ ऊपर की ओर जाएंगे तो आर बढ़ेगा, और आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, या तो आप गलत पढ़े थे या अभी आप गलत पढ़ रहे हैं, नहीं आप ऑब्जर्व गलत कर रहे हैं। यहाँ माइनस भी लिखा है मेरे प्यारे, यहाँ जब माइनस लिखा है आप जानते हैं कि जैसे 4 है वो ग्रेटर है 2 से, लेकिन जैसे ही माइनस लगा देते हैं तो वो माइनस क्या करता है, इस रिलेशन को पलट देता है। इसका नेगेटिव लगते ही जो रिलेशन है वो इन्वर्ट हो जाता है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, देख ही रहे हैं, पहले 4 ग्रेटर था, -2 ग्रेटर हो गया। तो देखने से यहाँ क्या लग रहा है, इनवर्सली लग रहा है, लेकिन माइनस उसको डायरेक्टली कर देगा, माइनस उसको क्या कर देगा, डायरेक्टली कर देगा। आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, आर कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, आर कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है। कैसे, कोई भी चीज स्टेबल होगी कि स्टेबल नहीं होगी,
ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड करेगा। अच्छा, कोई सिस्टम फॉर्म हुआ है तो बहुत सारे पार्टिकल को इकट्ठा करके फॉर्म हुआ है। अच्छा, कोई सिस्टम सिस्टम बना रहेगा, जैसा है वैसे ही स्टेबल रहेगा कब? यदि उनके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा या उनके पार्टिकल के बीच में रिपल्सन फोर्स। अच्छा, अट्रैक्शन फोर्स होगा तो बना रहेगा। और अट्रैक्शन फोर्स था ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर अट्रैक्शन होता ही है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आई, पोटेंशियल एनर्जी क्या आई? निगेटिव आई। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है तो फोर्स है अट्रैक्शन का, और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, फोर्स है रिपल्सन का। तो पहले तो ये ध्यान दें कि पोटेंशियल एनर्जी यदि निगेटिव है तो अट्रैक्शन का फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है। अब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो फोर्स है रिपल्सन का। इसका फोर्स है रिपल्सन का फोर्स है, पहले तो ये रट लें। अब निगेटिव लो होगा कि पॉजिटिव? निगेटिव लो होगा। इस अट्रैक्शन में आप कह रहे हैं स्टेबल होगा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होगी, स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगी, स्टेबिलिटी लोएस्ट होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, हाई है, रिपल्सन फोर्स है, और रिपल्सन किसी सिस्टम को कैसे बनाएगा? अट्रैक्शन ही सिस्टम को बनाएगा, उस समय पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है। इसका मतलब सीधा सीधा कि लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी is the condition for highest stability. Lowest potential energy is the condition for highest stability. ठीक है, आप देखो, जब आप खड़े होते हैं, जब आप बैठे होते हैं, जब आप लेटे होते हैं, कब आप ज्यादा स्टेबल रहते हैं? किस सिचुएशन में आप ज्यादा समय तक रह सकते हैं? कब आप कंफर्ट फील करते हैं? कब आप स्टेबल होते हैं? अच्छा, लेटे होने पे। अब जरा सोचो, जब आप खड़े हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, बैठ गए पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, लेट गए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? और कम हो गई, स्टेबिलिटी आपकी बढ़ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगी। तो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज द कंडीशन फॉर हाईएस्ट स्टेबिलिटी। ठीक है, अब लगे हाथ यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं, ये शायद पढ़ने में आ रहा होगा, इधर किनारे कर दे रहे हैं। अब जरा देखें, देखो यहां तो हमेशा नेचर कैसा रहता है? अट्रैक्शन का। लेकिन इसी का भाई आपको मिलेगा कहां पर? कहां पर मिलेगा? जब 12th में होंगे आप, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे होंगे, अब वहां डिफाइन किया जाएगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, in electric field without oscillation stored as electrostatic potential energy at that point। फिर से, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ना लगाएं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज कहते ना लगाओ पॉजिटिव नेगेटिव भाई। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन, यहाँ ये टर्म बढ़ जाएगा, विदाउट एक्सेलरेशन स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। और उसका जो फार्मूला हो जाएगा, अभी फार्मूला आपने देखा था, U इज इक्वल टू आया था माइनस GME M नॉट अपॉन R, ये फार्मूला आया था। इस फार्मूले को यदि सिंप्लीफाई कर दें तो U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस G M1 M2 अपॉन R1। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी है कि एक तरफ अर्थ रहे, एक तरफ कोई ऑब्जेक्ट रहे, कोई पार्टिकल हो सकता है। तो M1 M2 अपॉन R12 क्या है? M1 M2 के बीच का गैप। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता फार्मूला मिलेगा वहां पर
U इज इक्वल टू माइनस के, माइनस नहीं रहेगा वहां प्लस रहेगा, और Q1 Q2 अपान R1। अब देखो यहां प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर हमेशा के लिए अट्रैक्टिव ही होता है, हमेशा के लिए क्या होता है, अट्रैक्टिव ही होता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो अट्रैक्टिव होगा तो निगेटिव आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और रिपल्सिव होगा तो पॉजिटिव आएगा। अब जरा आप ध्यान दें, पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्ज हैं, इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन का रिपल्सन, अच्छा रिपल्सन होगा, ठीक। निगेटिव निगेटिव इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा यहां भी, चलें ठीक। अच्छा यही अभी एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, और इन दोनों में क्या होगा, हाँ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, चलिए ये भी ठीक। अब आप यहां एक पेयर यहां देख रहे हैं, एक पेयर यहां देख रहे हैं, एक पेयर यहां देख रहे हैं, ठीक है। यहां भी रिपल्सिव फोर्स है, यहां भी रिपल्सिव फोर्स है। अभी हम फार रिपल्सिव फोर्स बात करते हैं, फार रिपल्सिव फोर्स। अब जरा देखो, दोनों प्लस है, Q1 भी प्लस रखोगे Q2 भी प्लस रखोगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही आ जाएगा, और ये भी माइनस ये भी माइनस, इसको भी माइनस लिखोगे इसको भी माइनस लिखोगे तो माइनस इंटू माइनस भी प्लस ही आ जाएगा। इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स के केस में U प्रोपोर्शनल होगा 1/R1, ये पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन लेकिन जब एक प्लस एक माइनस रखेंगे, एक प्लस और एक माइनस रखेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो यहां के लिए आ जाएगा -1/R2। ये किसके लिए रहेगा, फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, अब आप देखिए जरा, यहां आर बढ़ेगा तो यू कम होगा, और आर कम होगा तो यू बढ़ेगा। रिपल्सन होने में आर क्या होता है, बढ़ता है। आर जब बढ़ेगा तो यू कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, अब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब रिपल्सन क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के। रिपल्सन क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के। चले यहां देखें, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आपने देखा था एक पॉजिटिव रखोगे क्यू की जगह पे, यहाँ नेगेटिव रखोगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस लिखा है। अब माइनस क्या करता है, रिलेशन को इन्वर्ट कर देता है, अभी अभी आप देखे थे। तो यदि ये इनवर्सली है तो माइनस उसको डायरेक्टली कर देगा। इसका मतलब आर कम होगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, आर बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो अट्रैक्शन में क्या हो रहा है, आर कम हो रहा है, आर कम होने से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। रिपल्सन क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, हम पढ़ा क्यों रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपनी भी और आपकी भी। आप पढ़ क्यों रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है किस लिए हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। आपके केमिस्ट्री के पीरियाडिक टेबल में एक ग्रुप है जिसे हम संतों का ग्रुप बोलते हैं, जिनका न किसी से कुछ लेना न किसी से कुछ देना। तो वो आपके इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी उनकी मैक्सिमम होती है, आप ये जानते ही हैं। अच्छा, सारी पीरियोडिक टेबल में और जो एलिमेंट है वो क्या चाहते हैं, वो सब जो है नोबेल गैस जैसा बनना चाहते हैं। इसका मतलब वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करके स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। इसी चक्कर में रिएक्शन वेक्शन होते हैं। रिएक्शन जब होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ की एनर्जी बराबर होती है, लेकिन केवल एलिमेंट की बात करें, मतलब जो इधर एलिमेंट है आपके रिएक्टेंट के, उधर जो एलिमेंट है आपके प्रोडक्ट के, उनकी एनर्जी की बात करें तो आप पाएंगे कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है और रिएक्टेंट की ज्यादा होती है। तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ एनर्जी कम हो रही, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए रिएक्शन हो रहा है। एक स्टेप में यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो वो रिएक्शन आपका कई स्टेप में कंटिन्यू होता है। जब तक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होने के चांस होते हैं तब तक रिएक्शन कंटिन्यू रहता है, और किस लिए, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए।
अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अच्छा ये बोलो 100 तल्ले की बिल्डिंग ज्यादा स्टेबल होगी कि 2 तल्ले की? समझ गए? 100 तल्ले की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम है। 2 तल्ले की पोटेंशियल एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। हम आप बढ़े, पेड़ पौधे बढ़े, बिल्डिंग आपने खड़ी की, तो आपने क्या किया? आपने पोटेंशियल एनर्जी का अगेंस्ट काम किया भाई। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट काम किया आपने, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई है और स्टेबिलिटी आपकी कम हुई है। एक ना एक दिन बिल्डिंग भी गिरेगी, आप भी गिरेंगे, पेड़ भी गिरेगा, जो उठा है वो गिरेगा, ये प्रकृति का नियम है। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करके स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए यहाँ पे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां जो है हम आप ये बात करने जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं? तो इसको इधर कर देंगे यार। ठीक, अब जरा ध्यान दें हम करने क्या जा रहे हैं। अब आपके मन में ये है कि सर हम तो U इज इक्वल टू एम जी एच पढ़े थे, अब आप निकाल के बैठ गए हैं U इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम नॉट अपान आर। ठीक है, और हमें ये सही लगा था। अब यहां हम सही या गलत कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन में शंका है। अब आप वो गलत कहें तो आप निपट लेंगे। तो जरा देखिए, आप जरा देखिए, ये आपकी अपनी अर्थ है। क्या है? अर्थ है। और ये जो है आपका आर ई है, आर ई। कोई आप पॉइंट यहां पर है मान लो, ये पॉइंट आपका यहां से कितनी डिस्टेंस पे है? आर वन मान लो। तो आर वन इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या हो जाएगा? आर ई प्लस एच वन। अब ये एच वन क्या है? ये आपका एच वन है। ये आपका क्या है? एच वन है ये। अब कोई पॉइंट यहां पे है, अब ये क्या है आपका? ये आर टू है। क्या है? आर टू है। ये आपका आर टू है। और ये जो पॉइंट है इसकी हाइट हम अर्थ सरफेस से अज्यूम कर ले रहे हैं, एच टू है। इसका मतलब आर ई में एच टू ऐड कर देंगे तो आर टू आ जाएगा। भाई आर ई में एच टू ऐड करेंगे तो आर टू आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आर ई प्लस एच टू। और यहां जब हम आर ई में एच वन ऐड कर दिए थे तो आर वन आ गया था, आर ई प्लस क्या हो गया था? ये एच वन हो गया था। क्या हो गया था? आर ई प्लस एच वन। यहाँ एच वन लिखा है, आपको दिख ही रहा होगा वैसे। ठीक है, अब ये जो गैप है, ये गैप, ये वाला, अब यहाँ H2 में H1 माइनस कर दिया जाए तो ये गैप आ जाएगा। इसका मतलब ये गैप है आपका H2 माइनस H1, जिसे हम डेल्टा H बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डेल्टा H बोल देंगे। अब पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी और पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी का हम फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, अब आप उस फार्मूले से चौंकेंगे नहीं, आप समझदार बहुत हैं, मेन चीज ये है। तो अब जरा देखो, आप कहते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। हम यू बी माइनस यू ए लिख दे रहे हैं, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में से कम माइनस कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस जी एम ई, क्योंकि यहाँ एम ई माना जाएगा और यहाँ आप मानते हैं कि क्या रखा गया है? एम नॉट। तो यहाँ भी क्या रखा गया है? एम नॉट।
जी एम ई एम नॉट या एम जीरो अपान R2, R2, ठीक। फिर माइनस लिखा है, माइनस जी एम ई एम नॉट अपान R1, ठीक है। इसको तो आप डेल्टा यू कह सकते हैं। यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी एम ई एम नॉट कॉमन हो गया, ब्रेकेट में 1/R1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लिखे हैं, अब माइनस 1/R2 ये बचेगा। अब ये हो जाएगा आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू जी एम ई एम नॉट, जी एम ई एम नॉट, और ये हो जाएगा R1 की जगह पे लिख सकते हो आप आर ई प्लस H1, और R2 की जगह पे लिख सकते हो आप आर ई प्लस H2, ठीक है। इतने से कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू जी एम ई एम नॉट, अब यहां पर जो है आप आर ई प्लस H1 और आर ई प्लस H2 एलसीएम ले लें, इससे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये बचेगा, ये हो जाएगा आर ई प्लस H2, फिर बीच में माइनस का साइन है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, ये हो जाएगा आपका आर ई प्लस H1, ठीक है, ठीक। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और यहां लिखते हैं, पेन का कलर बदल देते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू जी एम ई एम नॉट, और यहां जो है आर ई H1 की जगह पे 0 और H2 की जगह पर भी 0 लिख दे रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं बता रहे हैं कारण। और यहां जो है आपका आर ई प्लस H2 था ही, ब्रेकेट ओपन होगा तो माइनस आर ई माइनस H1, आर ई से आर ई हो जाएगा कैंसिल, आर ई से आर ई क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और यहां से आया ऊपर क्या, अब देखें यहां ऐसा लिखे क्यों, तो ये तभी लिखा जा सकता है इफ H1 is, if H2 is less than RE, और H2 से H1 लेस ही है, तभी आप लिख सकते हैं, तभी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, जो आप लिखे हैं अभी। अब यहां से आप आगे बढ़ें, डेल्टा यू इज इक्वल टू जी, देखो यम नॉट लिख दिए यहां पे पहले, जी एम ई लिख दिए, मतलब ये भी नोट कर दिए हम, ये भी नोट कर दिए जी एम ई भी, H2 माइनस H1 को हम डेल्टा H लिख दिए, अब अपान में आर ई स्क्वायर हो गया, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जीरो, इसे पहचान रहे होंगे आप, तो ये जी है और ये डेल्टा एच है। आप जरा देखो फार्मूला आपका क्या आ गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जीरो जी डेल्टा एच, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फार्मूला है ये परफेक्ट नहीं था, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी इंटू चेंज इन हाइट होना चाहिए था, ठीक है। तो ये परफेक्ट फार्मूला है जो अभी आप देख रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला हमेशा अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको ये बताया है कि जो चीज जिस सिचुएशन में डेराइव होती है वो उसी सिचुएशन में सरवाइव कर पाती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जैसे जो पोलर कंट्री में
जन्म ले रहे हैं तो वहां सरवाइव कर लेंगे, भारत में आएंगे निपट जाएंगे। और जो भारत पे जन्म लिए हैं वो भारत पे सरवाइव कर लेंगे, लेकिन जब वो पोलर कंट्री में जाएंगे तो वहां उनके निपटने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये फार्मूला किस सिचुएशन में डराइव हुआ है, जब हमने ये एज्यूम किया है कि रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरिजन में जो हाइट है फ्रॉम अर्थ सरफेस दैट इज निग्लिजिबल, तब ये फार्मूला आया है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाएंगे, 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तब तो आपको जी भी लिखने का अधिकार नहीं रहेगा। अब तो आप जी के बारे में पढ़ चुके हैं कि हाइट के साथ वेरी करता है, डेप्थ के साथ वेरी करता है, शेप ऑफ अर्थ के कारण वेरी करता है, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण वेरी करता है। बात समझ रही है? समझ रहे हैं बात? हाँ, इसीलिए जब ये फार्मूला आप लगाते थे तो आप 200-400-500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर ऑब्जेक्ट नहीं फेंकते थे, ये आपका यच हुआ करता था। और आरी आप जानते हैं होता है कितना, 6400 किलोमीटर। अब किलो की जगह पे हम किलोमीटर, अभी 500 मीटर है, क्या है, 500 मीटर आपका यच है, और यहां हम किलो हटा दें तो 3 जीरो लग जाएगा, इतना मीटर आ रही है। 64 लाख, 64 लाख जब आ रही है तो 500 क्या है, एच। तो 64 लाख के कंपेरिजन में 500 निग्लिजिबल है, इसका मतलब आर के कंपेरिजन में एच निग्लिजिबल है, तभी ये फार्मूला लगा पाएंगे आप। इसीलिए नाइन्थ में जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे आप, 100-200 मीटर, 300-400 मीटर, इससे ज्यादा ऊपर आप ऑब्जेक्ट फेंकते नहीं थे। अब v इज इक्वल टू u प्लस माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। ये फार्मूला तभी लगा सकते हैं जब g कांस्टेंट है, और g कांस्टेंट तभी होगा जब h निग्लिजिबल होगा इन कंपेरिजन टू r। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये फार्मूला ज्यादा सही है कि ये फार्मूला ज्यादा सही है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, वो सही है जिसका कोई एक्सपायरी डेट ना हो। ठीक है, ये फार्मूला हमेशा सही है। क्यों? क्योंकि इससे ये लाया जा सकता है, लेकिन इससे ये नहीं लाया जा सकता। ठीक है प्यारे, ये पूरे कैलकुलेशन को हम आपकी एक पेज पे ला दे रहे हैं। ठीक, आप स्क्रीन शॉट लें, चीजों को समझें जूम करके। ठीक, थैंक्स प्यारे। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव।